हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एमाइंस यानी एमीन, और एमीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एमीन का नेचर कैसा होता है। ठीक है, यानी एमीन के नेचर के बारे में, क्योंकि अगर हम एमीन का नेचर नहीं पकड़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी हम उसका डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको एमीन्स को दूसरे अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ जोड़ना है या सबसे रूबरू कराना है। तो उस दरमियान हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि भैया एमीन किस नेचर का है, तभी तो हम अगले सब्सटेंस के साथ उसका नेचर देख के ही मिलाप करा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में जो एमीन होता है वो डुअल नेचर रखता है, एज अ एसिडिक एंड एज अ बेसिक भी वर्क कर रहा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक जो लक्षण है इसका या जो गुण है वो बेसिक वाला है। ठीक है ना, तो एमीन ज़्यादा जो है वो अपने आप को बेसिक वाला ही प्रॉपर्टी शो कराने में बिजी रहता है। ठीक है ना, अब एमीन बेसिक है, जाहिर सी बात है, तो बाकी भी बेसिक होंगे। कौन? जैसे कि अमोनिया। हमने बात की थी कि नहीं की थी कि अमोनिया भी क्या है, बेसिक नेचर यानी क्षारीय नेचर का है। ये एमीन भी बेसिक नेचर का है। तो अब पहला प्रश्न ये आता है कि एमीन और अमोनिया में से कौन ज़्यादा बेसिक है ना, क्योंकि अमोनिया से बना है एमीन, और अमोनिया भी बेस है, और हम बोल रहे हैं एमीन भी बेस है। तो दोनों में कौन तगड़ा वाला बेस है? तो आज के लेक्चर में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, यही खेल देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब जैसे कि एमीन की बात करें तो एमीन आपको दो पार्ट में नजर आएगा। दो पार्ट में नजर आएगा। एक तो एल्किल एमाइन और एक तो एरिल एमाइन। हाँ या ना? बिल्कुल, एक तो एल्किल एमाइन और एक तो एरिल एमाइन। दैट मीन्स अगर मैं अमीन का अमोनिया के साथ कंपैरिजन कराने जा रहा हूँ तो अमीन तो दो पार्ट में हमको मिल रहा होगा, या तो एल्किल के फॉर्म में होगा या तो एरिल के फॉर्म में होगा। तो किससे कंपैरिजन कराएं? तो सर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एल्किल एमीन का अमोनिया के साथ कराते हैं। नहीं सर, सबसे पहले एल्किल एमीन का, एरिल एमीन का नहीं। तो सबसे पहले हम किसका डिस्कशन करेंगे, किसका कंपैरिजन करेंगे? एल्किल एमीन का अमोनिया के साथ। क्या चेक करेंगे कि कितना बेसिक है, मतलब कौन ज़्यादा बेसिक है। उठाया जाए? बिल्कुल, उठा के लेके आइए अमोनिया को। ये रहा अमोनिया, और यहाँ पे आप ले रहे हो एल्किल एमीन। तो एल्किल एमीन मतलब RNH2। ठीक है, RNH2। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे NH3 है। तो अगर मैं इसे समझाना चाहूँ या इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। बिल्कुल, ऐसे यहाँ पे भी मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या हो गया? R। हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो हमने स्ट्रक्चर को इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, इनके बारे में मैं कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे एक बात आपको समझानी है। वो बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक इफेक्ट के बारे में जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, फिर इसके साथ एक दूसरा कार्बन आया, फिर एक तीसरा कार्बन आया, और ये कार्बन जाके फाइनली जुड़ गया है क्लोरीन से। ठीक है, और बाकी हैंडल करने के लिए कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लोरीन का नेचर कैसा होता है सर? निगेटिव है ना। क्लोरीन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये निगेटिव रोल रखता है अपने में, हमेशा इलेक्ट्रॉन को छीनने वाला खेल खेलता है। यानी ये क्या है सर? ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कब बन जाता है? जब दूसरे के रिस्पेक्ट में काम करता है। या सीधा समझो तो कार्बन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जो बॉन्ड के लिए शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये क्लोरीन अपनी ओर थोड़ा सा क्या कर लेता है? खींच लेता है, ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन की क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जबकि क्लोरीन की कार्बन से ज़्यादा है। तो इस कारण ये जो क्लोरीन है ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन कार्बन का शिफ्ट करा लेता है, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल माइनस आ जाता है, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल प्लस आ जाता है। ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से आगे शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो गया तो क्या ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा?
हाँ बिल्कुल, ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये जैसा कि आप जानते हो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का वो छीन रहा होगा या चुराने का प्रयास कर रहा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का मतलब यही है कि भैया किसी के पास ये माइंडसेट नहीं है कि भैया हम उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इच्छा ज़्यादा होना, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा। तो मेनली यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो ये कार्बन इसका कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी ओर शिफ्ट करे, लेकिन चूंकि इसका आगे की ओर शिफ्ट हो गया है, तो ये क्या बन चुका है सर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स ये होगा कि अब जो है इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये कम, क्योंकि इसकी इच्छा क्या है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हल्का सा शिफ्ट करा लेगा इलेक्ट्रॉन को। अब जब ये इधर शिफ्ट कराएगा न्यूट्रलाइज कराने के लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल डबल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था तो इसके ऊपर पार्शियल डबल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जब इसके ऊपर पार्शियल डबल पॉजिटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। तो ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये भी शिफ्ट करा देगा, तो ये भी शिफ्ट करा देगा, तो ये भी शिफ्ट करा देगा, तो इधर आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। आगे कि नहीं आगे। अब ये जो आप पूरा खेल देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि सर पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने क्या कर दिया, पोलराइजेशन दिखा दिया, पोलराइज्ड दिख रहा है सभी के सभी एटम, है ना। अब ये क्या कर दिया आपने, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, एक बड़ा खेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो खेल हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि बाकियों से ज़्यादा प्रभावी है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी कार्बन से ज़्यादा प्रभावी है, उसने पूरे कंपाउंड के अंदर क्या कर दिया, पोलराइजेशन की स्थिति पैदा कर दी, है या ना। अब इसी इफेक्ट को कि पूरे मॉलिक्यूल के जो एटम है वो क्या हो चुके हैं, पोलराइज्ड, इसी इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक्चुअल में ये क्या होता है, परमानेंट होता है। बताओ ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है, तो परमानेंट है। कैसे, ये बताओ, इस क्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल माइनस चार्ज आया है वो किसी के प्रभाव में आया है क्या, कोई दूसरा कोई आया है जो टच करा के इसके ऊपर ये क्षमता दिया है या शक्ति दिया, नहीं, ये क्लोरीन कार्बन से जाहिर सी बात है, क्योंकि ध्यान से देखो तो क्या है ये सर, यहाँ पे है C3H7Cl, है कि नहीं है। इसको हम देखें तो ये प्रॉपर एक कंपाउंड है, इसका नाम है, क्या नाम है, क्लोरोप्रोपेन, है ना, क्लोरोप्रोपेन, ये तो क्या है, एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड तो परमानेंट होगा ना भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि आया है तब ये ऐसा दिखा रहा, नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसीलिए इसने शिफ्ट कराया। जब ये शिफ्ट कराएगा तो जाहिर सी बात ये भी शिफ्टिंग यहाँ पे होगी ही होगी। तो बिल्कुल यह बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, परमानेंट है। और ध्यान से देखें तो ये जो इफेक्ट है वो दो प्रकार का है सर, एक जगह तो माइनस दिखा रहा है, एक जगह प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम पहली बात तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक्चुअल में वो दो टाइप का होगा, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई, समझ आ रहा है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अब ध्यान देना, तो जिधर प्लस वाला है पूरा का पूरा, इधर पूरा प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, और इधर क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई इफेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था, हाँ या ना, ये बताइए, कोई दुविधा नहीं ना। अब क्या समझे आप प्लस आई, क्या आप समझे आप माइनस आई से, ये बताइए, प्लस आई और माइनस आई से आप क्या समझे, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। प्लस आई और माइनस आई से ये समझे सर कि प्लस आई का मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके ओर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरी ओर भाग रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, है ना। मतलब ऐसे प्लस आई का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर भाग रहे हैं। यहाँ से देखिए सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं, इधर भाग रहे नहीं भाग रहे हैं। और माइनस आई का मतलब जो खींच के अपनी ओर रख रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो जिसके ऊपर जिसकी ओर जाएंगे उसके ऊपर माइनस आई, और जिससे जाएंगे उसके ऊपर प्लस आई। इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है
और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। मैं जानबूझ के क्या, आप काम करो ना, कार्बन कार्बन ऐड कर लो, यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे OH लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं किस पे प्लस आई होगा किस पे माइनस आई। सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, जाहिर सी बात है इस पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, तो इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल डबल पार्शियल प्लस आएगा, है ना, यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा। यस और नो बोलो, इस पे 4 पार्शियल माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर से सभी इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही होगी, किधर की ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो ये क्या दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअल में -I दिखा रहा है ना, और ये क्या दिखा रहा है, +I। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये कब पैदा होगा, जब 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, यानी एक मॉलिक्यूल के एटम के जो एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, तब कौन सा इफेक्ट पैदा हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए कोई तो बता, हाँ या ना? नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ हमको क्लियर नजर आ रही है सर कि अगर हम नाइट्रोजन को देखें, ऑक्सीजन को देखें, फ्लोरीन को, क्लोरीन को देखें, तो इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसा इफेक्ट शो करेंगे, कैसा इफेक्ट शो करेंगे, -I, है ना। लेकिन थोड़ा कभी ऐसे भी मॉलिक्यूल्स पे भी ध्यान दे देना, कैसे मॉलिक्यूल्स पे सर, मान लो यहाँ पे ऐसा सब कुछ है और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे O पे क्या है, माइनस, तो माइनस का मतलब ऑलरेडी इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठा लिया है, ऑलरेडी इसने क्या कर लिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठा लिया है, तब ये इधर से खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। समझ में आ रहा है? तब ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, +I वाला। समझ में आ रहा है ना? ये तो बेचारा खुद चाहेगा डोनेट करना, तो जिधर से दूर भागेगा उधर +I इफेक्ट, और इधर जाएगा जिसकी ओर जाएगा उधर -I इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे बताओ तो, कहाँ पे सर, मान लो यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे है NH और यहाँ पे N के ऊपर माइनस चार्ज, तो बताओ N के ऊपर कैसा होगा, +I कि -I? फास्ट बताएंगे, फास्ट, पॉजिटिव, ठीक है ना, +I होता है। ओके जी। अब एक चीज लास्ट हमारी सुन लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने काम पे, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। चार्जेस पकड़ के काम करना, ओके, चार्जेस पकड़ के काम करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मान लो अगर यही O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, तब मतलब N के ऊपर प्लस चार्ज आए, तब ये कैसा शो करेगा, माइनस शो करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बात हमेशा याद रखना कि देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन हमें उसकी लोन पेयर से लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंपल बेसिस पे लिखे हैं, उनके ऊपर चार्जेस नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल समझ लीजिएगा कि वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, ठीक है ना, और वो -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर माइनस चार्ज आ गया तब +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। और एक बात और सुन लेंगे क्या, कि देखिए एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बन की आप देख रहे हो हर जगह पे क्या मिल रही है आपको, कैसे मिल रही है, +I वाली ही तो मिल रही है। कार्बन हमेशा +I दिखा रहा है ना, +I इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस केस में ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये जो प्लस वाला खेल देख रहे हो आप, वो भी चेंज हो जाता है। एक्चुअल में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस पर काम कर रहा होता है। सच पा रहे ना? सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट अगर +I की ही बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा sp शो करेगा, यानी ऐसा कार्बन जिसके ऑर्बिटल क्या है, sp, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। फिर उसके बाद sp2 और फिर sp3। समझ पा रहे हैं? यानी sp वाले ज़्यादा ही क्या दिखाते हैं, +I इफेक्ट दिखाते हैं। sp2 वाले उससे थोड़ा सा कम, और sp3 वाले सबसे कम। क्या मेरी बात समझे, हाँ या ना? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पे कार्बन, और ये कार्बन एक्चुअल में डबल बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए फटाफट आप कार्बन को पकड़िए, ठीक है ना। इस वाले कार्बन को पकड़ूं, इस वाले कार्बन को, तो इस कार्बन का अगर मैं पूछूं आपसे हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा है, इसके ऑर्बिटल कैसे है सर, यहाँ पे sp2 है, हाँ या ना। और इस कार्बन का अगर हम पूछे तो किस कार्बन का, सर इसका ही देख लो, इसका होगा sp। सच पर किसका, अरे किसका, इसका कि इसका, जिसका भी पकड़ो यार, sp तो होगा। किसका sp2 आप बोल रहे हो, किसका sp2 और किसका, देखिए कार्बन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्डेड है तब तो sp3 है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो sp2 है। समझ पा रहे हो? और कार्बन कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो sp होगा। इतना तो पता है ना आपको भाई, इतना तो पता होना चाहिए।
भाई इतना पता है आपको, मुझे नहीं लगता कि नहीं बताने की जरूरत होगी। ठीक है, तो मेनली ध्यान से समझो, यहाँ पे sp है और यहाँ पे क्या है, sp2 है। ठीक, अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, कौन तगड़ा वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, sp वाला शो करेगा। तो एक्चुअल में सभी इलेक्ट्रॉन जानते हो किधर की ओर भाग रहे होंगे, इधर की ओर। समझ पा रहे हो, ये मैं कहना चाह रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट ये तगड़ा शो करेगा और इधर की ओर भाग रहे होंगे, इधर की ओर भाग रहे होंगे। तो ये कैसा शो करेगा सर, -i शो करेगा। ठीक है, और ये कैसा शो करेगा, +i। बात समझ में? ठीक है, अगर ये माइनस देखो मेनली यही sp वाला करेगा, बाकी फिर sp3 वाला आ जाएगा, फिर खत्म, उधर से भी इधर की ओर भागने लगेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत बेसिक बात है, इसका हमको ज्यादा यूज नहीं करना है फिलहाल में। ठीक है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट के चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया है पूरा का पूरा, तो टेंशन लेना ही नहीं है, बस मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा था। ठीक है, बस हमें यहाँ पे क्या याद रखना कि कार्बन दिख रहा है तो कार्बन हमेशा +i इफेक्ट शो कर रहा होगा। ठीक है ना, वो खेल तो तब है जब कार्बन कार्बन के बीच में हम देखेंगे, जब अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को और शानदार तरीके से समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और सच्चाई समझें तो सच्चाई ये है कि एक्चुअल में अमोनिया जो है एल्किल एमीन से कम बेसिक है, यानी एल्किल एमाइन जो है वो अमोनिया से क्या है, ज़्यादा बेसिक नेचर रखता है। अब कारण समझते हैं क्यों। देखो बेसिक नेचर का मतलब क्या है, लुईस बेस। बेसिक नेचर मतलब लुईस बेस मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो, जो ज़्यादा इच्छा रख रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, वो हमारा अच्छा लुईस बेस माना जाएगा। जो कम रख रहा है कम माना जाएगा। बस सिंपल यही पकड़ना है। देखो लोन पेयर तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों त्यागेंगे, जाहिर सी बात है, ये भी त्यागेगा ये भी त्यागेगा, ये भी बेस है ये भी बेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन ज्यादा इच्छा रखेगा तो ये रखेगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा क्यों, तो इसका कारण मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे कनेक्ट करो, मिलनी क्या है, देखो यहाँ पे R है और R जनरली कैसा शो करता है, +i शो करेगा, बिल्कुल +i शो करेगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना, +i शो करने से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो रहे होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या इस नाइट्रोजन के पास बढ़ रही होगी, हाँ या ना, यस आर नो, बिल्कुल सर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है ही नहीं कार्बन है नहीं है, तो जब कार्बन है नहीं तो यहाँ पे +i वाला खेल होगा नहीं। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन के साथ तो खेल सकते हैं, बट हाइड्रोजन इस केस में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपने कभी देखा है ऐसे नाइट्रोजन वाले केस में? देखिए जब मिली जब NH3 में देख रहे होते हैं तो भाई वो जबरदस्ती हम बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे को कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है ना भाई, पार्शियल चार्ज तो वैसे भी दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसका छीन लोगे तुम, समझ पा रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं? तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे न्यूट्रल मान के चलते हैं I के कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि इसकी ओर फेंकने वाला इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो R अपना इलेक्ट्रॉन फेंक रहा होगा उसकी ओर, यानी R के जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होंगे, शिफ्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ रही होगी। तो ये नाइट्रोजन जल्दी से जल्दी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं हटाऊं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा तेजी किसको होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इसकी। सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, एल्किल एमाइन। समझ में आया ना? तो आप इस चीज को खुद से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे समझा दिया। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे देखो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे +i फिर डबल मतलब प्लस पार्शियल फिर डबल प्लस पार्शियल फिर ट्रिपल प्लस पार्शियल, तो आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, पार्शियलिटी 3 हो गई है तो बढ़ गया, इसके पास तो ज़्यादा क्षमता आ गई। नहीं, जितना हम पीछे जा रहे हैं ना उतना इसका इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होने लग रहा है, इतना ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होने लग रहा है। और एक स्थिति के बाद, एक स्थिति मतलब सीधा समझ लो, आफ्टर 3 कार्बन नगण्य मान लिया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, यानी खींचने की शक्ति। मतलब अब यहाँ पे मैंने एक और कार्बन लगा दिया तो अब इस कार्बन के पास इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने भर की शक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो यहाँ पे खेल चल रहा था कि भैया पार्शियल पॉजिटिव आ चुका है तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कराने के लिए कर रहा है, तो ये धीरे धीरे सब खींच रहे थे ना, सब इधर शिफ्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इस कार्बन के पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्शियल है ना ये दैट मीन्स बहुत छोटा चार्ज, और जितना हम छोटे चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो 0.1
पहले था, फिर एक बार और 0.1 आ गया, तो 0.1 में 0.1 से गुणा करोगे क्या आएगा? 0.01 आएगा। फिर एक और पार्शियल चार्ज 0.1, तो फिर क्या हो जाएगा? 0.001। छोटा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। तो चार्जेस या ये जो क्वांटिटी है वो क्या होने लग रही है? कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सीधा सीधा ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ तक 3 कार्बन तक आते आते ये पूरा फेल मार जाएगा, उसके बाद ये शिफ्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया है और ये क्या है? एरिल एमाइन है। ठीक है, लिख देंगे एरिल एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। यानी अमोनिया जो है वो लेस बेसिक है एज कंपेयर टू एमाइन। कौन सा एमाइन? एल्किल एमाइन। ठीक है, ठीक, इसको नोट। चलिए अब हम, ये तो हो गया, अब एरिल एमीन को बुलाते हैं। यार मैंने गलती से एरिल एमीन लिख दिया है, एक्चुअल में एल्किल एमीन होगा, एल्किल एमीन। अब हम एरिल एमीन को बुलाते हैं। अब एरिल एमीन में किसको बुलाए सर? एनिलीन को बुला लो, एनिलीन आएगा, उससे बातचीत करते हैं। ठीक है ना, एनिलीन क्या है? एक प्रकार का एरिल एमीन है, यही तो होता है, यही तो है ना। और बगल में किसको रखना है? वर्सेस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को बुलाओ, अमोनिया ये रहा। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे भी सेम देखो, तो देखो यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एल्किल एमीन के केस में कि ये अपना लोन पेयर उतना आसानी से टूट नहीं करेगा जितना आसानी से ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। क्या हम सर यहाँ भी वो खेल खेल सकते हैं? नहीं। यहाँ मतलब कहाँ पे डबल बॉन्ड? हाँ तो एनिलीन है ना, वहाँ पे एनिलीन में तो रहेगा ही रहेगा। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर से यहाँ पे H को हटा के वहाँ पे किया रखा गया है। समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर है वो बताइए? C6H5NS2 है वो। समझ आ रहा है? वहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के NH2 को शिफ्ट कराया गया। इसको पकड़िए ध्यान से। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझिए कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ट्रांसफर होगा बिल्कुल, तभी ये बेस कहलाएगा। यहाँ भी ये लोन पेयर ट्रांसफर होना चाहिए, तभी ये बेस कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोन पेयर बेचारा फंस चुका है। किसमें फंस चुका है? रेजोनेंस में। ये बेंजीन के साथ आया है और बेंजीन के पास रेजोनेंस का बड़ा तगड़ा वो होता है कि नहीं होता है ना? रेजोनेंस क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है बेंजीन। अब देखो ये जो लोन पेयर है इसका, वो लोन पेयर क्या होने लगेगा? ट्रांसफर होने लगा, इधर से उधर घूमने लगेगा, जबकि इसको क्या करना था? ट्रांसफर करना था दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास, लेकिन ये तो अपन ये में लगा बचा रहेगा। यानी इसका जो लोन पेयर है वो बिजी रहेगा इसी के अंदर रेजोनेंस दिखाने में। समझ पा रहे हैं? तो यानी ये इसके जैसा बेसिक नेचर तो नहीं दिखा सकता। यानी ऐसे समझो कि अगर कोई आया कोई एसिड आया, अब 2 लोग हैं, दोनों लोग बेस हैं। अब ये एसिड कह रहा है कि हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? ये सिंपल ले लो BF3 को। BF3 हमेशा जानते हैं कि लोन पेयर मांगने आता है, तो BF3 आया है लोन पेयर मांगने। अब 2 लोग खड़े हैं, एक तो NH3 है और एक कौन है? एनिलीन है। ठीक है, अब लोन पेयर मांगा, तो इधर से लोन पेयर इसने, एनिलीन के पास कहाँ पे है लोन पेयर? यहाँ पे है ना। तब ये लोन पेयर यहाँ से निकला, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इसको आना चाहिए था यहाँ, ये तो घूमने लगा इसी में। समझ पा रहे हैं? इसी में घूमने लगा, तो यानी यहाँ तक पहुँचने से पहले वहीं घूम रहा है वो। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो अमोनिया ने देखा और हंसने लगा, कहा देखे यहाँ पे तुम हमसे मात खा गए, एल्किल अमीन नहीं हो तुम, एरिल अमीन हो, नाचो वही में, हाइलो जी BF3 मेरा वाला, गेम खत्म। समझ पा रहे हैं? अमोनिया ने क्या किया? अपना लोन पेयर फटाक से दे दिया, इनका लोन पेयर उसी में घूमने ही लगा। समझ पा रहे हैं? तो कौन आसानी से दे रहा है इन दोनों में? अमोनिया। यानी अमोनिया इससे ज़्यादा बेसिक है। बस हार कहाँ जा रहा है बेचारा? एल्किल अमीन से। समझ पा रहे ना? तो एल्किल अमीन ज़्यादा बेसिक नेचर रखता है किससे? अमोनिया से। लेकिन अमोनिया एनिलीन से ज़्यादा बेसिक नेचर रखता है।
कारण समझ में आ गया। ये कहाँ पे बिजी होगा इसका लोन पेयर, रेजोनेंस में बिजी होगा, ठीक है। और रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जानते हो, अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो देखो कैसे कैसे रेजोनेंस दिखाएगा। पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ठीक है, ठीक। तो इस पूरे का कंक्लूजन मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास है एल्किल, एमीन, ये सबसे ज़्यादा तगड़ा है, और यहाँ पे क्या होगा फिर NH3, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास एनिलीन, ठीक है ना। ये क्या है, ये है आपका ऑर्डर ऑफ ORDER, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, खत्म। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे रेजोनेंस दिखाएगा, तो रेजोनेंस भी देख लेते हैं कैसे कैसे दिखाएगा। क्लियर है ना, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेजोनेंस दिखाएगा उससे 5 आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के थोड़ा सा एनिलीन के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको देख लेता हूँ, और उसके बाद फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो ध्यान देंगे, एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं थोड़ा देखा जाए, हाँ या ना, देखा जाए। 5 को पहले अच्छे से देखना। यहाँ पे है NH2, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा इस कार्बन को। इस कार्बन को लोन पेयर देने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ध्यान से समझना, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। तो इस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अभी इसके साथ डबल बॉन्ड क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेक कर देगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से डबल बॉन्ड निकलेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, इस वाले कार्बन के पास माइनस चार्ज। बाकी जो डबल बॉन्ड है वो वहीं पे रहेंगे। अब अगले केस में क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है ना, यानी अगले वाले के पास फेंकेगा। अगले वाले के पास फेंकने से ये माइनस क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर कर देगा। तो ये कार्बन बेचारा जो कि मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसके 4 हैं, लेकिन ये जब डबल बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इस वाले कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड बनाया है उसको ये छोड़ना पड़ेगा। अब जब ये छोड़ेगा तो ध्यान देना क्या होगा, तो इसने अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ डाल दिया, यानी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। तो मेनली अब स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे NH2 है, NH2, अच्छा यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, पहले तो ये समझ लेंगे क्योंकि इसने डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर ट्रांसफर किया है। तो अब ये जब दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, यही वाला कार्बन था ना, इसने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो इसने इसको तोड़ा, तो यहाँ वाले कार्बन के पास माइनस आएगा, है ना, क्योंकि इसने जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया और इसका भी इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया, जाओ मेरा वाला भी लग दो क्योंकि मुझे तो दूसरा दे रहा है ना। तो ये इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की स्थिति, इस कार्बन का तो 4 ऑलरेडी है, देखो 2 यहाँ पे, एक 3 और एक 4, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे फेंक दिया। तो अगले केस में क्या बन जाएगा, अगले केस में ये दे देगा इसको, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया था इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये तोड़ देगा इसके साथ तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, माइनस चार्ज। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे C, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, और ऊपर क्या रहेगा NH2 पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब इस कार्बन की स्थिति देखो, इस कार्बन की और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक ठो हाइड्रोजन,
ये जाहिर सी बात है अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको डाल देगा। डाल दिया तो जो ही इसके साथ डालेगा, इस कार्बन की स्थिति में ये है कि इस कार्बन का ऑलरेडी 4 है, देखो 2 ऊपर है और 2 इधर है ना। तो जो ही एक बॉन्ड आएगा, इसको मजबूरन है इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसको वापस भेजना पड़ेगा, है ना। तो बस यही होगा। और इस केस में आपको हमें फिर से क्या मिल जाएगा, पहला वाला। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे फिर सर दिक्कत हो गई, है ना। तो ये इसने क्या कर दिया, इसको फेंक दिया। पहला वाला तो नहीं मिलेगा, एक्चुअल में क्या होगा कि ऐसा आ जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो NH2 पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अगेन ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। ये बना है, ठीक है। बाकी हर जगह पे C है, ठीक है। ठीक, तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है एनिलीन। समझ आ रहा है। और देखिए इसके लोन पेयर क्या है, बीजी है कि नहीं है ना। इसके लोन पेयर तो बीजी है, इसी में इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, यस आर नो। तो इसीलिए बेचारा ये रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाने में ही बिजी रह जाता है इसका लोन पेयर। और यही कारण है कि ये इतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। समझ में आया ना। ठीक, अब आते हैं आगे की कहानी को बढ़ाते हैं और आगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और समझें हम स्टोरी को। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एल्किल एमीन ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया से, है ना, और अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा एनिलीन से। लेकिन एक क्वेश्चन आता है क्या कि सर एल्किल एमीन तो एक नहीं होता है, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के सर, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर रखेगा, समझ पा रहे हैं। यानी प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है एंड टर्सरी एमीन है। तो इन तीनों में कौन तगड़ा वाला बेसिक नेचर रखेगा, प्राइमरी वाला रखेगा, सेकेंडरी वाला कि टर्सरी वाला। यानी इन तीनों में भी हमें कंपैरिजन दिखाओ, समझ आ रहा है। तब हमें कंपैरिजन दिखाना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बीच में। ओके, ठीक है। तो आई होप आप आज की क्लास में बारी बारी इन तीनों के बीच में समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इन तीनों के भी बीच में कंपैरिजन आपको दिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को एंड किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमएस।